अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लास्ट क्लास में हमने साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी को कंप्लीट किया। हमने देखा कैसे उसमें गाइडोकॉफ फिनोमिनन होता है जिसके कारण वो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन, कैसे वो एनारोबिक कंडीशंस उसकी हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज सेल्स के अंदर क्रिएट होते हैं जहां नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम कर सकता है। हमने उसमें वेरियस टाइप के रिप्रोडक्शन देखे और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी। आइए आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करने के पहले साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बीच में बेसिक डिफरेंसेस की एक चार्ट बना लेते हैं। सो लेट अस राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया and cyanobacteria which is nothing but blue green algae। दोनों ही ट्रू बैक्टीरिया के अंदर है, यू बैक्टीरिया के अंदर, पर अलग अलग ग्रुप्स हैं क्योंकि कुछ अलग अलग डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। जैसे जब हमने बैक्टीरिया पढ़ा था तो हमने देखा था कि बैक्टीरिया के पास कोई थाइलाकॉइड्स नहीं है, थाइलाकॉइड्स एब्सेंट। हालांकि पिगमेंट्स थे क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं सम बैक्टीरिया, बट थाइलाकॉइड्स कभी नहीं मिलेंगे। जबकि यहां पर ये जो साइनोबैक्टीरिया ये भी फोटोसिंथेटिक है और इनमें थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट हालांकि एब्सेंट है दोनों में ही, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दोनों में ही एब्सेंट है, बट थाइलाकॉइड इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नाउ यहां पे फोटोसिस्टम ओनली वन इज प्रेजेंट, यहां पे टू फोटोसिस्टम्स हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। हम जानते हैं फोटोसिस्टम 2 के कारण से वाटर की स्प्लिटिंग होती है, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहां पर पॉसिबल ही नहीं है बैक्टीरिया में क्योंकि यहां पर फोटोसिस्टम 2 नहीं है, जबकि यहां पर ये पॉसिबल है ड्यू टू फोटोसिस्टम 2। और जब वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, यानी यहां पर जो फोटोसिंथेसिस होगा ऑल बैक्टीरिया नहीं करेंगे, जो भी सम बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेंगे वो कैसा होगा स्टूडेंट्स? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जबकि साइनोबैक्टीरिया जो है वो करेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म, जिसमें वाटर ब्रेक होकर ऑक्सीजन, फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। नाउ इनके अलावा अगर हम पिगमेंट्स की बात करें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो वो भी दोनों में अलग अलग हैं। बैक्टीरिया में बहुत ही सिंपल टाइप के पिगमेंट्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरियोविरिडिन, जिसे हमने क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी कहा था। मैं यहां लिख देती हूं क्लोरोबियम क्लोरोफिल। याद आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनमें ये मिलते हैं, जबकि यहां पर क्लोरोफिल ए मिलेगा ग्रीन कलर का, यहां पे कैरोटिनॉइड्स हैं येलो कलर के, और यहां पर बड़े यूनिक फाइकोबिलेंस मिलते हैं जिसमें फाइकोसाइनेंस ब्लू कलर के मैक्सिमम होते हैं, एलोफाइकोसाइनेंस लाइट ब्लू कलर के, और फाइकोएरिथ्रिन्स। आई एम श्योर, आई एम होपिंग अब आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नाउ they were earlier classified into algae क्योंकि इनमें म्यूसिलेजिनस शीथ मिलती ही मिलती है, जबकि यहां पर वो म्यूसिलेजिनस शीथ स्लाइमी भी हो सकती है, कैप्सुलेटेड फॉर्म में भी हो सकती है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह इनकी सेल वॉल 4 लेयर्ड है, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की सेम है, यहां पर मीसोसोम्स मिलेंगे, मीसोसोम्स प्रेजेंट, और यहां पर लैमेलासोम्स मिलेंगे, लैमेलासोम्स प्रेजेंट। दोनों में ही डीएनए सेम होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल पीस ऑफ डीएनए जिसको न्यूक्लियोइड कहेंगे। दोनों में ही सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, यहां गैस वैक्यूल्स होंगे और यहां पर भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास गैस वैक्यूल्स होंगे। ये कॉमन पॉइंट्स है तो इनको हम नहीं लिख रहे हैं। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स यू बैक्टीरिया का ही नेक्स्ट ग्रुप विच इज माइकोप्लाज्मा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, माइकोप्लाज्मा।
हमने यू बैक्टीरिया के अंदर टिपिकल बैक्टीरिया पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं माइकोप्लाज्मा। नाम में ही देखो क्या है, माइको। माइको वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? जैसे फाइसी वर्ड एल्गी के लिए यूज करते हैं, माइको वर्ड या माइसी वर्ड फंजाई के लिए यूज करते हैं। इन्हें पहले फंजाई के अंडर ग्रुप किया गया था। नाउ नो, आई एम सॉरी, फंजाई के अंडर ग्रुप नहीं किया गया था, वो एक्टिनोमाइसीटीज है, आई एम सॉरी। बट ये फंजाई से रिलेशन है इनका, इसीलिए कुछ नाम दिया गया। क्या रिलेशन है भी हम देखेंगे। ये जो माइकोप्लाज्मा है स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले कुछ कैटल्स थी, कुछ मवेशी, दूध देने वाले जानवर, गाय भैंस, जो एक डिजीज से सफर कर रही थी जिसका नाम था प्लूरोनिमोनिया डिजीज। लंग की डिजीज है ऑफ कोर्स, प्लूरोनिमोनिया। और उनका जब प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेट किया गया, निकाला गया, उसमें ये ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ पहली बार। तो मैं बात कर रही हूं इसकी डिस्कवरी एंड नॉमेनक्लेचर की, डिस्कवरी और उसका जो नामकरण हुआ, नॉमेनक्लेचर। ऑलराइट, द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ माइकोप्लाज्मा गोज टू नोकार्ड एंड रॉक्स। ये दो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रटा होना चाहिए। नोकार्ड एंड रॉक्स, दे आर बोथ फ्रेंच साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड माइकोप्लाज्मा, डिस्कवर्ड देम। लेकिन नाम माइकोप्लाज्मा उन्होंने नहीं दिया। पहले कहां से डिस्कवर किया था? फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड। आ रहा है समझ में सबको? वो जो प्लूरल मेम्ब्रेन, विसरल और पेराइटल प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल्स। और नॉर्मल कैटल्स नहीं, ऐसी कैटल्स जो किससे पीड़ित थी? सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है। सो प्लूरोनिमोनिया से सफर करने वाली कैटल्स के प्लूरल फ्लूइड से इनकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले नोकार्ड एंड रॉक्स ने। और उन्होंने इसे नाम दिया था, नेम्ड देम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लूरोनिमोनिया वाली डिजीज में प्लूरल फ्लूइड से मिल रहे हैं, तो इन्होंने नाम दे दिया उसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? PPLO। तो इसका एक नाम मैं यहां लिख देती हूं, PPLO। उन्होंने ये देखा कि ये जो जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत तेजी से अपना शेप बदलता है। कभी रॉड शेप, कभी कोकस शेप यानी स्फेरिकल शेप, बहुत तेजी से शेप बदलता है। प्लियोमॉर्फिक है क्योंकि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। सो उन्होंने ये कहा ये इतना तेजी से शेप बदलता है, जैसे जोकर होता है ना, कभी कुछ कभी कुछ, तो इसीलिए इन्हें जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। हालांकि ये प्लांट किंगडम के नहीं हैं, ये अब मोनेरा किंगडम में, बट इन्हें जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये इतना तेजी से अपना शेप बदल सकते हैं कि इन्हें प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लियोमॉर्फिक। मतलब ये अपनी मॉर्फोलॉजी बार बार चेंज करते हैं। वाई दे आर प्लियोमॉर्फिक? चेंज शेप क्विकली, वेरी फास्ट, फटाफट शेप बदल सकते हैं। और क्यों है प्लियोमॉर्फिक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इनमें सेल वॉल होती ही नहीं है। साइनोबैक्टीरिया में तो सेल वॉल थी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो, बट इनमें सेल वॉल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बॉरेल। बॉरेल ने, अच्छा एक चीज पहले लिख देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे स्टूडेंट्स, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा है? PPLO क्या है? सेल वॉल किसमें एब्सेंट है? ये सब क्वेश्चंस है।
बॉरल एक साइंटिस्ट आए स्टूडेंट्स, उनकी टीम ने, बॉरल और उनकी टीम यानी बॉरल एट अल, कॉल्ड देम एस्टेरोप्लाज्मा। क्यों? उन्होंने क्या बोला इनको? सॉरी, एस्टेरोकोकस, आई एम सॉरी, एस्टेरोकोकस। बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये माइकोप्लाज्मा वर्ड अभी तक नहीं पढ़ा था। फिर एक साइंटिस्ट आए स्टूडेंट्स, नोवाक, और नोवाक ने देखा कि जब ये अपने शेप चेंज करते हैं तो एक शेप ये फंजाई की जैसा बना लेते हैं, ऐसा, ये ऐसा बनाते हैं ना फंजाई, ब्रांच्ड फिलामेंटस शेप बना लेता है। तब उन्होंने इसको माइकोप्लाज्मा टर्म दिया, उस जीनस में डाला। सो यानी ये टर्म किसने दिया है? माइकोप्लाज्मा, नोवाक ने। ये नोकार्ड है, ये नोवाक है। सो नोवाक प्लेस्ड देम अंडर जीनस माइकोप्लाज्मा, या ये कहे माइकोप्लाज्मा टर्म भी इन्होंने ही दिया था, क्योंकि एक शेप इनका क्या था? फंजाई की तरह था, यानी कि ब्रांच्ड फिलामेंटस शेप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नोवाक और माइकोप्लाज्मा का। कैसा शेप था? मैं यहां लिख देती हूं, ब्रांच्ड फिलामेंटस फंजाई लाइक, जैसे फंगस का होता है फिलामेंटस, इसलिए। राइट। अब इसके बाद में एक जापानीज साइंटिस्ट हुए हैं, मैं यही लिख देती हूं, जापानीज साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है डियो, और उनकी टीम जो थी, सो डियो एटाल, एटाल का मतलब होता है टीम। इन्होंने कहा कि ये बड़े सॉफ्ट एनिमल्स हैं, आई मीन ऑर्गेनिजम्स हैं, बड़े सॉफ्ट। क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल ही तो हार्डनेस, रिजिडिटी देती है। और सॉफ्ट के लिए मैलेकोज वर्ड यूज करते हैं, जैसे हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे मोलस्का जो है, जिसमें घोंगा आता है, स्नेल्स जिसे हम बोलते हैं, या जिसमें ऑक्टोपस आता है, ये बड़े सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। तो सॉफ्ट बॉडी मतलब मैलेकोज, उसी से इनका नाम पड़ा है मोलस्का। ऐसे ही ये भी सॉफ्ट बॉडीड हैं, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो उन्होंने इसे नाम दिया था स्टूडेंट्स मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड MLO, यानी मॉलिक्यूटस लाइक ऑर्गेनिजम्स। मॉलिक्यूट का मतलब है स्टूडेंट सॉफ्ट बॉडी है, और क्यों है? क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है, तो MLO भी इसका नाम है। कई बुक्स में इसे माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स तो भी MLO है, मॉलिक्यूटस लाइक ऑर्गेनिजम्स तो भी MLO है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स यानी PPLO, और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी नोकार्ड एंड रॉक्स ने की थी, बट ये नाम नोवाक ने दिया था। एस्टेरोकोकस नाम इनको बॉरल ने दिया था, और डियो ने इनको फिर मॉलिक्यूटस लाइक ऑर्गेनिज्म, सॉफ्ट ऑर्गेनिजम्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनमें सेल वॉल नहीं है। अब ये बड़ा ट्रिकी था कि इसे कहां प्लेस करें, क्योंकि ये बहुत छोटे थे, बैक्टीरिया से भी छोटे थे, और सेल वॉल भी नहीं है इनमें बैक्टीरिया की तरह। एक फिल्टर आता है जिसके थ्रू बैक्टीरिया, हमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट होते हैं सब में से, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में से बैक्टीरिया सबसे छोटे हैं। लेकिन एक फिल्टर आता है जिसमें से बैक्टीरिया भी पास नहीं हो सकता, इतने छोटे छेद होते हैं उसमें से ये पास हो जाते थे, उसमें से वायरसेस पास हो जाते थे, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया से स्मॉलर है, यानी ये बैक्टीरिया से स्मॉलर है। ये वो जो फिल्टर था, बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर या बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, जैसे वाटर प्रूफ जिसमें से पानी नहीं घुस सकता, बैक्टीरिया प्रूफ जिसमें से बैक्टीरिया नहीं घुस सकते, उसको भी पास कर जाता है। और सेल वॉल भी नहीं है, और हर बैक्टीरिया में सेल वॉल होती ही होती है, हमने पढ़ा है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई। यानी कि ये दो कैरेक्टर्स बताते हैं कि ये प्रॉपर ऑफिशियल बैक्टीरिया में नहीं प्लेस किए जा सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इसको वायरस में करें क्या। वायरस क्या होते हैं? वायरस सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बट इन्हें जब उन्होंने बाहर आउटसाइड द बॉडी कल्चर किया तो ये बड़े आराम से मल्टीप्लाई करते थे, यानी ये इंडिपेंडेंटली लाइफ जी सकते हैं। तो ये वायरस भी नहीं है। वायरस साइज बैक्टीरिया से छोटा है, पर बैक्टीरिया की तरह सेल वॉल नहीं है, और वायरस की तरह नहीं है क्योंकि लिविंग आउटसाइड भी रह सकते हैं बॉडी। तो ना ये वायरस है ना ये बैक्टीरिया, ये उनके बीच का है। तो इसे क्लासिफाई तो मोनेरा में करते हैं क्योंकि ये लिविंग है, ये वायरसेस में क्लासिफाइड नहीं है।
यू बैक्टीरिया में ही क्लासिफाई करते हैं, आर्की बैक्टीरिया में नहीं। लेकिन यू बैक्टीरिया में ये एक अलग से ग्रुप है माइकोप्लाज्मा, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, क्योंकि इसमें काफी डिफरेंसेस है टिपिकल बैक्टीरिया से, राइट। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम उन डिफरेंसेस के बारे में लिखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा का नेचर क्या है। हमने इसके बहुत सारे नाम देख लिए, माइकोप्लाज्मा, एस्टेरोकोकस, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूटिस लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स यानी MLO, PPLO, ये सब हमने इसके डिस्कवरी और नॉमेनक्लेचर को स्टडी किया। आइए अब हम देखते हैं नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये क्या कर सकता है? नंबर 1, कैन पास थ्रू बैक्टीरिया, प्रूफ करिए, या बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स कहते हैं, कैन पास थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स, ऐसे फिल्टर जिसको बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, लैक सेल वॉल, ये होती ही नहीं है, 100% बात है। सो दैट मीन्स दे आर नॉट बैक्टीरिया। अब ट्रू बैक्टीरिया में हालांकि क्लासिफाई किया है, बट टिपिकल बैक्टीरिया नहीं है ये। नाउ मल्टीप्लाई व्हेन कल्चर्ड आउटसाइड मतलब बॉडी के अंदर नहीं, आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि अभी तो बॉडी से निकाला था ना कैटल्स की, वहां तो वायरस भी ग्रो कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, बट ये मल्टीप्लाई करते थे व्हेन कल्चर्ड आउटसाइड बॉडी इन मीडियम कंटेनिंग स्टेरॉल्स। क्यों, अभी आपको समझाती हूं। स्टेरॉल्स, और क्योंकि ये आउटसाइड द बॉडी खुद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें वायरसेस में भी क्लासिफाई नहीं करा सकते, नॉट वायरसेस। तो क्या कहा गया? ये कहा गया कि ये बैक्टीरिया हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर काफी कुछ प्रोकैरियोटिक सेल की तरह ही था, भले ही इनमें सेल वॉल नहीं है। ऐसा बैक्टीरिया जिसने अपना कोट उतार दिया, अपनी सेल वॉल उतार दी। सो व्हाट दे आर कॉल्ड? नोन एज माइकोप्लाज्मा आर नोन एज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया विथ कोट मतलब सेल वॉल एब्सेंट है, या इन्हें कोट ऑफ बैक्टीरिया या कोट ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज दे डोंट हैव सेल वॉल। तो अब हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये यूनिसेल्युलर है, बिल्कुल, ये प्रोकैरियोटिक है, बिल्कुल, और ये लिविंग में स्मॉलेस्ट है। वैसे तो वायरस स्मॉलेस्ट है, पर लिविंग में बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट अ सेल वॉल, सो दे आर यूनिसेल्युलर, सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जो एनसीईआरटी की लाइन है, विदाउट अ सेल वॉल, ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक भी हैं, इनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वो सब नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट लिविंग अगर पूछ रहे हैं, लिविंग स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल, दैट इज ऑफ कोर्स माइकोप्लाज्मा। और इसकी भी कौन सी स्पीशीज है स्टूडेंट्स? माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम। अपने को याद करना है, बहुत क्वेश्चन आता है। जेली बनाई, हाँ, लेकिन स्पेलिंग अलग है। वैसे जेली की स्पेलिंग अपन JELLY लिखते हैं, जैम एंड जेली, सो जेलीसेप्टिकम। ये स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा, बट स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा इज माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम। नाउ कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, आइए हम समझते हैं। यूनिसेल्युलर है, यानी सिंगल सेल्ड है, ऑफ कोर्स सेल वॉल नहीं होगी। तो मुझे बताइए, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग अगर क्वेश्चन आए तो क्या आंसर दोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी सिंपल। चलो देखते हैं, मैं यहां पर एक टिपिकल माइकोप्लाज्मा ड्रॉ कर रही हूं।
बताइए ये मैंने क्या बनाया है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है। इसको समझना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। और स्टूडेंट्स ये नेचर ने थोड़ी मोटी कर दी है, यूनिट मेम्ब्रेन ही है पर बाय लैमिनर ना होके ट्राई लैमिनर है, 3 लेयर्स की है। सो दिस इज ट्राई लैमिनर यूनिट मेम्ब्रेन। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हमें पता है, हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन स्टेबिलिटी देता है? होपेनॉइड्स, जबकि यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स होते हैं। ये है प्रोकैरियोटिक बट इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी स्टेरॉल्स स्टेबिलिटी देते हैं। तो मैं यहीं लिख देती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबिलाइज्ड बाय स्टेरॉल्स। अब समझना, ये इसका यूकैरियोटिक कैरेक्टर है स्टूडेंट्स। इसमें कई सारे यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स हम देखेंगे अभी। सो एनीवेज दिस इज अ यूकैरियोटिक कैरेक्टर। वैसे ये प्रोकैरियोटिक ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो अब यहां देखिए, तभी तो जब इन्हें ऐसे कल्चर मीडियम में डाला जिसमें स्टेरॉल्स हैं, तो स्टेरॉल्स क्या करेंगे? सेल वॉल तो है नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबल बना देंगे, तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे और मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटर मोस्ट कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ट्राइलैमिनर एंड दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय स्टेरॉल्स। अब ये पूरा साइटोप्लाज्म होगा नेचुरली, मैं लेबल नहीं कर रही हूँ। अब इसमें डीएनए होगा। डीएनए कैसा होता है इसका देखिए, वही डबल स्ट्रैंडेड होगा। ये सपोज ये रहा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड बना देते हैं। लॉन्ग कॉइल्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पूरे सेल में फैला हुआ रहता है। सो दे हैव डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड लॉन्ग डीएनए। ऑफ कोर्स इसका सिंगल स्ट्रैंड ही है, सिंगल एक। सो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड लॉन्ग कॉइल्ड डीएनए। अब इसमें ना राइबोसोम्स भी मिलेंगे क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। बताइए कौन से वाले मिलेंगे? 70S, बिल्कुल जो बैक्टीरिया में मिलते हैं। सो दीज आर 70S राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन मशीनरी। और राइबोसोम्स हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं, उसका बना होता है राइबोसोम। तो इसमें राइबोसोम के अंदर तो आरएनए है ही, प्लस साइटोप्लाज्म में भी कुछ छोटे छोटे सॉल्यूबल आरएनएस होते हैं। सो आरएनए ऑल्सो प्रेजेंट। कैसा आरएनए स्टूडेंट्स? ये सिंगल स्ट्रैंडेड। सो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो राइबोसोम के अंदर भी प्रेजेंट है, इन राइबोसोम एंड इन साइटोप्लाज्म, फ्री भी है यहां पर सॉल्यूबल आरएनए। नाउ इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, यहां मीसोसोम्स नहीं है। अगर मीसोसोम नहीं है तो फिर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहां पर होंगे? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि हम देखेंगे ये मेनली एरोबिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, हालांकि एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, यानी फैकल्टेटिव एनारोबिक है। वैसे एरोबिक पर जरूरत पड़ने पर एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक। लेकिन मीजोसोम का एक और काम था, आपको याद है सेंट्रल मीजोसोम के साथ न्यूक्लियोइड डीएनए अटैच था और जो डीएनए रेप्लिकेशन में मीजोसोम हेल्प करता था, वो यहाँ कैसे हो? तो यहाँ पर ये जो डीएनए है इसके एक एंड पर ना एक डिस्क होती है, इसे रेप्लिकेटिंग डिस्क बोलते हैं। यही इस जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन में और फिर जेनेटिक मटेरियल के सेग्रीगेशन में हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिक फीचर जो अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा, और वो है रेप्लिकेटिंग डिस्क। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके दो काम है। क्या काम है? रेप्लिकेशन और फिर सेग्रीगेशन। डीएनए की डबलिंग करेगी और फिर उनका सेग्रीगेशन करेगा, सेग्रीगेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे कोई थाइलाकॉइड्स नहीं है साइनोबैक्टीरिया की तरह, कोई पिगमेंट्स नहीं है। क्या ये ऑटोट्रॉफिक होगा? बताइए। नहीं। ये कैसा होगा स्टूडेंट्स? हेटेरोट्रॉफिक। तो मैं यहां पर लिखती हूं अब न्यूट्रिशन इन माइकोप्लाज्मा, मैं पीपीएलओ लिख देती हूं। आपने अभी देखा इसके स्ट्रक्चर में है ही नहीं कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सो दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, दे आर हेटेरोट्रॉफिक।
और कैसे हेट्रोट्रॉफिक हैं स्टूडेंट्स, ये डेड और डीकेइंग मैटर से भी फूड ले सकते हैं, यानी सैप्रोफाइटिक लाइक फंजाई, और ये साथ में पैरासिटिक भी होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में ये रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शेल्टर लेते हैं, पीछे अकोमोडेशन लेते हैं और उनको डिजीजेस करते हैं, हार्म करते हैं। सो इसमें दोनों मोड्स होंगे, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, ये डेड और डीकेइंग मैटर पर फीड करेंगे, हम जानते हैं, तो अब मैं लिख नहीं रही हूं। एंड दे आर ऑल्सो पैरासाइटिक बट दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेन मोड क्या है, पैरासिटिक, दिस इज मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा ये पैरासाइट्स होते हैं। और एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स एनिमल्स दोनों में पैरासाइट्स हैं, उन दोनों को डिजीज करते हैं, यानी कि दे आर पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स में तो एक तो हमने अभी देख ही लिया, आपने देखा ना, कैटल्स में निमोनिया कर दिया था, प्लूरोनिमोनिया। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में भी हम देखेंगे, ब्रिंजल में लिटिल लीफ डिजीज कर देता है, ये छोटी छोटी पत्तियां हो जाती है, बेचारा पेड़ अच्छे से फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाता। सो पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और सेल वॉल इसमें टोटली एब्सेंट है, यानी आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो ट्राइलैमेलर यूनिट मेम्ब्रेन है और स्टेबलाइज्ड बाय स्टेरॉल्स है। ये बहुत आराम से आउटसाइड द बॉडी भी कल्चर हो सकता है, यानी ये वायरसेस की तरह नहीं है, ये लिविंग है। हमने देखा कि इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, जिसके एक एंड पे रेप्लिकेटिंग डिस्क है जो रेप्लिकेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हेल्प करेगी। 70S राइबोसोम्स है, थोड़ा बहुत आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है तो होंगे भी नहीं। तो मैं यहां लिख देती हूं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, organelles absent like any bacteria, mitochondria, chloroplast, ER, Golgi body, lysosomes, ये सब कुछ भी नहीं होंगे। राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स में वैसे भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन लेस, राइट। नाउ डू दे मूव स्टूडेंट्स, दे आर मोस्टली पैरासिटिक, और क्योंकि ये ज्यादातर पैरासिटिक है, इनमें मोटिलिटी नहीं होती है, दे आर नॉन मोटाइल, मोस्टली दे आर नॉन मोटाइल। आपके लेवल पर आपको यही याद रखना है, नॉन मोटाइल। और अगर ये नॉन मोटाइल है तो मुझे बताइए मैं क्या लिखूं, फ्लैजिला प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट, फ्लैजिला एब्सेंट। बैक्टीरिया में तो हमें मिलते थे, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया मिले थे, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि ये रेस्पायर कैसे करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि इनका नरिशमेंट का क्या तरीका है, अब हमें देखना है कि ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। रेस्पिरेशन इन पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा या मॉलिक्यूटस लाइक ऑर्गेनिजम्स। अभी मैंने आपको बताया ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी शो कर सकते हैं, यानी कि दे आर फैकल्टेटिव एनारोब। सो दे कैन रेस्पायर इवन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन की कमी में भी ये रेस्पायर कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कर ही सकते हैं, राइट। सो यानी कि कैसे है ये, एरोबिक है, यस, और अगर ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक कंडीशंस हैं, तो भी रेस्पायर कर रहे हैं। सो बेसिकली एरोबिक है, बट दे कैन रेस्पायर इवन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर मुझे एक वर्ड लिखना है इनके लिए जो क्वेश्चन आएगा, तो मैं क्या लिखूं कि फैकल्टेटिव एनारोब्स है। और हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब है वैसे तो एरोबिक हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी शो कर सकते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में दोनों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम्स मिलेंगे, राइट। आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, उससे क्या एक स्पेशल कैरेक्टर इसे मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि रेस्पिरेटरी एंजाइम साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, और ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ा ही था ना, उससे एसोसिएटेड तो हो ही सकते हैं।
सो एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इसका, फिर हम एक ट्रिक लिख लेंगे जिससे हम इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। तो हमने इसमें रेस्पिरेशन देख लिया, फैकल्टेटिव मैनर ऑफ, एक वर्ड में अगर बोलना है। हमने इसमें न्यूट्रिशन देख लिया, हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक एज वेल एज पैरासिटिक, बट मोर कॉमनली पैरासिटिक। और हमने ये समझ लिया कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम है। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, आपको याद है हमने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पढ़ी थी जब आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था। पेनिसिलिन क्या करती है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्या करती है? हमने पढ़ा था ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स को नहीं बनने देगी, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। यानी अगर कोई ऐसा अपने को किसी ह्यूमन को इन्फेक्शन हुआ है, वहां पर अगर हम पेनिसिलिन इंजेक्शन दें तो पेनिसिलिन उस बैक्टीरिया का जब रिप्रोडक्शन होगा तो सेल वॉल बनने ही नहीं देगा, क्योंकि ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं बनने देगा और ऐसा बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। याद है आपको, हमने पढ़ा था इवन लाइसोजाइम एंजाइम जो है हमारे इम्यून सिस्टम में, वो भी यही काम करता है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स को तोड़ फोड़ देता है, जिसके कारण से सेल वॉल नहीं बन पाती है। सो पेनिसिलिन इनहिबिट्स, क्या किस तरह से ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है? इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस। कैसे? बाय इनहिबिटिंग पेप्टाइडोग्लाइकन फॉर्मेशन, ये हमने पढ़ा था। और इस तरह से ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, हेंस इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ, इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ। तभी तो ये एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया की लाइफ के खिलाफ काम करती है। अब यहां पे मान लीजिए कोई इंसान है जिसे माइकोप्लाज्मल डिजीज हुई है, माइकोप्लाज्मा ने कॉज किया है, हम उसको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दें, क्या वो डिजीज क्योर हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये तो सेल वॉल को अटैक करती है। माइकोप्लाज्मा पे तो पहले ही सेल वॉल नहीं है, तो उसे क्या फर्क पड़ना है, देते रहो आप पेनिसिलिन के इंजेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अब मैं लिखती हूं कि माइकोप्लाज्मा जो है दे आर, क्या लिखूं, सेंसिटिव टू पेनिसिलिन या इनसेंसिटिव? यस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। कोई भी एंटीबायोटिक जो सेल वॉल सिंथेसिस पर अटैक करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, चाहे वो पेनिसिलिन हो, बेसिट्रासिन हो, उस पर उसका माइकोप्लाज्मा पे असर नहीं पड़ेगा। एंड लाइसोजाइम, इन दोनों के लिए ही माइकोप्लाज्मा क्या है, इनसेंसिटिव है। राइट? ये एंटीबायोटिक है, मैं लिख देती हूं यहां पे एंटीबायोटिक। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं उस पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन दूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, उसको सेल वॉल से कोई लेना देना नहीं है, बैक्टीरिया बनाओ अपनी सेल वॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म रोक देती है, उस कारण से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। अब बताइए अगर मैंने ये एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा वाले पेशेंट को दी तो क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। बैक्टीरिया की तरह ही इसका मेटाबॉलिज्म है, उसे वो रोक देगा, इस कारण से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। सो दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन बट सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा, जो भी एंटीबायोटिक्स मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके ग्रोथ को रोकती हैं, सेल वॉल को, ग्रोथ को नहीं, मेटाबॉलिज्म को। सो दे आर मेटाबॉलिक इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स, इनके लिए सेंसिटिव है, ये क्वेश्चन आता है। राइट? सो जितनी भी मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स है, इवन क्लोरमफेनिकॉल फॉर दैट मैटर, क्लोरमफेनिकॉल एक्सेट्रा, इन सब के लिए माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव है। माइकोप्लाज्मा की बीमारी में आप ये एंटीबायोटिक्स दोगे, काम करेगा, पर लाइसोजाइम और पेनिसिलिन जो भी सेल वॉल को इनहिबिट करती है वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं लिख देती हूं बिकॉज दे लैक सेल वॉल। अब यहां पर एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताती हूं जो बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया
विदाउट सेल वॉल इज नोन एज। एक ऑप्शन माइकोप्लाज्मा भी होता है और स्टूडेंट्स वो लगाकर आते हैं जो गलत है। माइकोप्लाज्मा कोई बैक्टीरिया थोड़ी ना है, ट्रू बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, पर बैक्टीरिया थोड़ी ना है। बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये याद है आपको बताया था मैंने कि अगर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन्स का बना हुआ है, ये सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई, आप इस पे लाइजोजाइम दे दीजिए, ये डैमेज हो जाएगी। अब ये क्या बचा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर का सारा बैक्टीरिया। इसे हमने क्या कहा था, याद है आपको? प्रोटोप्लास्ट। याद आया? प्रोटोप्लास्ट। ग्राम पॉजिटिव ऐसे ही बनते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया माइनस सेल वॉल। और ग्राम नेगेटिव में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ग्राम नेगेटिव जो है उसकी जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन्स भी हैं और लाइपोपॉलीसेकेराइड्स भी हैं। तो उन्हें जब आप डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पेप्टाइडोग्लाइकन्स वाली लेयर तो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये तो हो जाएगी, ये अभी भी बचेगी। यानी कि ये ऐसा बैक्टीरियल सेल है जिसकी पार्शियली डिसॉल्व्ड सेल वॉल है, तो उसे हमने कहा था स्फीरोप्लास्ट। याद आ रहा है? स्फीरोप्लास्ट ग्राम नेगेटिव में, ऐसा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसकी पार्शियली डिसॉल्व्ड सेल वॉल है। इस तरह के बैक्टीरिया को जिसकी सेल वॉल आर्टिफिशियली, ऐसा नहीं है नेचुरली तो इनमें थी, बट किसी कारण से सेल वॉल आर्टिफिशियली हमने हटा दी है, कोई भी पर्पस के कारण से, उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्टूडेंट्स एल फॉर्म या लिस्टर फॉर्म्स, लिस्टर फॉर्म या एल फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, अगर वो पूछें लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, यानी नेचुरली जिसमें सेल वॉल नहीं है, तो आंसर पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा होगा। बट अगर वो पूछे ऐसा बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल रिमूव कर दी गई है या विदाउट सेल वॉल है, और अगर ऑप्शन में एल फॉर्म है, तो वो आंसर लगाएंगे। लिस्टर मालूम है आपको कहां से आया ये वर्ड लिस्टर? एक्चुअली लंदन के लिस्टर इंस्टीट्यूट में ये प्रोटोप्लास्ट स्फीरोप्लास्ट पहले बनाए गए थे। यहाँ पर कंप्लीट डिसोल्यूशन है या पार्शियल डिसोल्यूशन है, तो लिस्टर फॉर्म दो तरह के हो सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट या स्फीरोप्लास्ट, राइट? सो ये एक अनदर क्वेश्चन है जिस पे हमें बहुत ध्यान रखना है। नाउ अब हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगर आप माइकोप्लाज्मा को कल्चर करो, हम जानते हैं अगर हम उसे कल्चर करेंगे पेट्री डिश पे तो वो ग्रो करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा और वो अपनी कॉलोनी जैसी बना लेता है। सो ऑन कल्चर इन पेट्री डिश, ऑफ कोर्स आपको न्यूट्रिएंट मीडियम तो देना ही पड़ेगा। पेट्री डिश कल्चर कर रहे हो तो उसको न्यूट्रिशन तो देना पड़ेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी कॉलोनीज जब हम देखते हैं ना तो कैसा अपीयरेंस आता है अभी बताती हैं आपको। कॉलोनीज गिव्स, पीपीएलओ कॉलोनीज की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स गिव्स। ये क्वेश्चन है, कैसा दिखता है? बीच की जो कॉलोनी है ना वो तो बिल्कुल ओपेक दिखती है, मतलब जिसके आर पार कुछ भी नहीं देख सकते हो आप। जैसे सपोज ऐसी, ये बिल्कुल ऐसी। सो दिस इज सेंट्रल ओपेक पार्ट, और आसपास की जो कॉलोनी है वो एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट नहीं है बट ट्रांसल्यूसेंट है, इस तरह से। ये सपोज कॉलोनी है ऐसे, ऐसे ओपेक नहीं है। सो पेरिफेरल ट्रांसल्यूसेंट। बताइए किसकी याद आ रही है? अगर आप एगिटेरियंस हो, अंडा खाते हो, तो ये कैसा लग रहा है? फ्राइड एग जैसा लग रहा है। फ्राइड एग में यही तो होता है, योक पीला पार्ट तो पूरा बीच में आ जाता है और साइड में व्हाइट पार्ट रहता है। सो बिल्कुल ऐसा ही अपीयरेंस देता है। ये टिपिकल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, फ्राइड एग अपीयरेंस। इस कॉलोनी का, माइकोप्लाज्मा की कॉलोनीज कल्चर करने पे फ्राइड एग्स की तरह अपीयर होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस वी कंप्लीट माइकोप्लाज्मा। हमने देखा कि माइकोप्लाज्मा जो है वो सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, विदाउट सेल वॉल है, प्लियोमॉर्फिक है, शेप चेंज कर सकता है, सॉफ्ट बॉडी है क्योंकि सेल वॉल नहीं है, रेप्लिकेटिंग प्लेट इसमें मिलेगी डीएनए के रेप्लिकेशन सेग्रीगेशन के लिए। इसमें पैरासिटिक मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हालांकि ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं बट नेवर ऑटोट्रॉफिक।
फेकल्टेटिव एनारोब है यानी एरोबिक भी, ऑफ कोर्स मेनली एरोबिक है, अगर ऑक्सीजन है तो उसे यूज करेंगे, ज्यादा एटीपी बनाएंगे, बट अगर नहीं है तो भी एनारोबिक पे स्विच कर सकते हैं। और हमने समझा कि इसकी कॉलोनीज फ्राइड एग अपीयरेंस देंगी। जो भी एंटीबायोटिक सेल वॉल को अटैक करके काम करती है उसका इन पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अदर टाइप की मेटाबॉलिक इनहिबिटर टाइप के एंटीबायोटिक्स देंगे तो उससे डेफिनेटली इसको फर्क पड़ेगा। नाउ यहां पर स्टूडेंट्स हम लिखने वाले हैं कुछ ऐसी डिजीजेस जो ये प्लांट्स में करता है, बट उसके पहले यू जस्ट नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स आइए, हम एनिमल्स में तो देख ही चुके हैं कैसे कैटल्स में प्लूरोनिमोनिया ये करता है। कुछ प्लांट की डिजीज है, मैंने टाइम सेव करने के लिए लिख दिया है। जैसे ब्रिंजल में ये लिटिल लीव डिजीज करता है, छोटी छोटी लीव्स हो जाती है इसके इन्फेक्शन के कारण से। पपाया में ये ऐसे बंची टॉप बना देता है, एक बंच जैसा। ग्राउंडनट या आलू में इसको विचेस ब्रूम डिजीज बोलते हैं, जैसे झाड़ू होती है विच की, विच मतलब चुड़ैल की झाड़ू, ऐसा अपीयरेंस हो जाता है इसके कारण से पेड़ का। और सनफ्लावर में ये एस्टर येलो डिजीज करता है। इस एस्टर येलो डिजीज को ही बॉरल ने देखा था, तभी इसका नाम एस्टेरोकोकस रखा था, राइट। सो एक बार आप इनके नाम नोट करिए, बहुत कॉमनली इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्टर येलो और लिटिल लीफ डिजीज पर तो खूब क्वेश्चन आता है। दिस इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स आइए अब हम दो और ग्रुप्स देखते हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप्स, रिकेट्शिया एंड क्लेमाइडिया। इनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो क्वेश्चंस आते हैं वही लिख रहे हैं। रिकेट्शिया जो है स्टूडेंट्स बैक्टीरिया का ही ग्रुप है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म में ही रह सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ये सेल के अंदर ही, बॉडी के अंदर ही पैरासिटिक फॉर्म में रह सकते हैं, वरना ये मर जाएंगे, राइट। सो दे आर ऑब्लिगेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रासेल्यूलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या पैरासाइट्स, एक ही बात है, पैरासाइट्स। और अब आप मुझे बताइए ये नॉन मोटाइल होंगे या मोटाइल होंगे? नेचुरली अगर ये सेल के अंदर ही रह सकते हैं, बाहर रह ही नहीं सकते हैं, तो इनको मोटिलिटी की कोई जरूरत ही नहीं है। सो दे आर नॉन मोटाइल। बताइए ये स्पोर्स फॉर्म करेंगे या नहीं? कोई जरूरत ही नहीं है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, क्योंकि ये तो होस्ट के अंदर ही रहते हैं। पैथोजेनिक है, ह्यूमंस एनिमल्स में बहुत सारी डिजीजेस करते हैं। तो मैं 2 डिजीजेस के नाम लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, हालांकि 3 डिजीजेस के नाम हम पढ़ेंगे जब हम 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ेंगे। एक है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ये बुखार एक है जो रिकेट्शिया से कॉज होता है। रिकेट्शिया तो जीनस है स्टूडेंट्स, रिकेट्शिया, और स्पीशीज भी इसकी रिकेट्शिया ही है, बट एक ई लग जाता है आगे। तो पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विथ सेम जीनस एंड सेम स्पीशीज? रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। और एक और बहुत कॉमन डिजीज है स्टूडेंट्स, टाइफस फीवर। टाइफॉइड नहीं, वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। टाइफस फीवर बेसिकली बैक्टीरिया का ही ग्रुप है ये होता है स्टूडेंट्स, जीनस तो यही रहेगा, वही पढ़ रहे हैं हम, रिकेट्शिया प्रोवाजाकी, प्रोवाजाकी। नाउ अनदर ग्रुप इज क्लमाइडिया। क्लमाइडिया जो है स्टूडेंट्स ये भी सेम इसी की तरह ऑब्लिगेट, मतलब रहेगा ही रहेगा पैरासाइट की तरह सेल के अंदर, इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट, पैरासिटिक बैक्टीरिया, ऐसा लिख देती हूं मैं। ये भी नॉन मोटाइल होगा, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होगा, सब कुछ सेम है। और ये भी डिजीजेस करता है ह्यूमंस में स्टूडेंट्स, जो मेनली सेक्सुअल पार्ट्स को अफेक्ट करती हैं, जैसे पेनिस को इन मेल्स, वल्वा इन फीमेल्स, यानी एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉज करता है। सो इट कॉजेज क्लमाइडियासिस, क्लमाइडियासिस। और क्लमाइडियासिस जो है, जैसे क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीनस जो है, क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस हम पढ़ेंगे 12th में, वो क्लमाइडियासिस करती है, जो एक तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या अब एनसीईआरटी इन्फेक्शन कहती है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। यहाँ पर जेनाइटल पार्ट्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, अफेक्ट्स जेनाइटल पार्ट्स,
जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, लाइक पेनिस, वल्वा, वजाइना, सर्विक्स, ये सब, और इनमें इचिंग होती है और इनसे डिस्चार्ज निकलता है. सो कॉजेज इचिंग एंड डिस्चार्ज या पस from these organs like penis, vulva, etc. राइट? तो दोनों ही इंट्रासेल्यूलर, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं जो बहुत हार्मफुल है, पैथोजेनिक है. माइकोप्लाज्मा भी पैथोजेनिक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिखिए और फिर हम माइकोप्लाज्मा की एक ट्रिक लिखेंगे जिससे उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम याद कर लें. प्लीज नोट दिस. नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर माइकोप्लाज्मा का एक पॉइंट मैं डिस्कस करना भूल गई और वो है उनमें रिप्रोडक्शन. और आपने भी मुझे याद नहीं दिलाया कि मैम आप हर किसी में न्यूट्रिशन बताते हो, रेस्पिरेशन बताते हो और रिप्रोडक्शन भी तो बताते हो, तो रिप्रोडक्शन तो डिस्कस ही नहीं किया. माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट्स. एसेक्सुअल या सेक्सुअल बताइए क्या लिखूं? ऑफ कोर्स एसेक्सुअल. और एसेक्सुअल में भी मोस्ट कॉमन क्या लिखूं? बिल्कुल हमारा प्यारा बाइनरी फिजन. एसेक्सुअल, बाइनरी फिजन. बट स्टूडेंट्स, इनमें एक और तरीके से रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एलिमेंट्री बॉडीज बनती हैं कुछ. सो उस डायग्राम में ही कुछ ऐसे बॉडीज बना लेना, वो एलिमेंट्री बॉडीज हैं जिनके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है. बस ये हमें पता होना चाहिए. जैसे एकाइनिड्स, हेटेरोसिस्ट, हॉर्मोगोनिया, ये साइनोबैक्टीरिया के डिफरेंट मेथड्स थे. ऑफकोर्स बाइनरी फिजन तो था ही, यहाँ पर एलिमेंट्री बॉडीज के थ्रू भी होते हैं. आइए अब हम इसकी एक ट्रिक पढ़ लेते हैं. ट्रिक बड़ी आसान है. मेरा एक जोकर है जिसके कोट में फ्राइड अंडे रहते हैं और वो इतने गंदे गंदे फेसेस बनाता है कि पीपल हेट्स हिम. आइए इसी को हम डिकोड करते हैं. सो माई मीन्स, मैं बात कर रही हूँ माइकोप्लाज्मा की. सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम इससे पढ़ लेंगे. जोकर मतलब इन्हें ही कहते हैं स्टूडेंट्स. बताइए क्या लिखूं? बिल्कुल जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये तरह तरह से अपना शेप चेंज कर सकते हैं. जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम. कोट से क्या लिखूं? कोट ऑफ बैक्टीरिया है ये, ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया, क्योंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है. कोट ऑफ. कॉलोनीज इनका कैसा लुक देती हैं? फ्राइड एग कॉलोनीज. बीच में ओपेक, साइड्स में ट्रांसल्यूसेंट. नाउ पीपल का मतलब है प्लियोमॉर्फिक. दे कैन चेंज देयर शेप, प्लियोमॉर्फिक. और पीपल का ही मतलब है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. और इसी से हम याद रख लेंगे फिर मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स. MLOB इसका दूसरा नाम है. नाउ H से बताइए क्या लिखूं? बिल्कुल हेटेरोट्रॉफिक. पैरासिटिक मोस्टली, ऑल्सो सैप्रोफिटिक. नाउ F और A का क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स फैकल्टेटिव एनारोब है ये. देखना आप, हम इसके बारे में सब मोटा मोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेंगे इस ट्रिक से. नाउ C का मतलब है सेल वॉल एब्सेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. E का मतलब बता दीजिए, अभी अभी बताया, ट्रिक लिखते लिखते ही तो याद आया कि आपको पढ़ाना भूल गई हूं. एलिमेंट्री बॉडीज के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. और S का मतलब है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबलाइज होती है स्टिरोल्स से. स्टिरोल्स स्टेबलाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसका एक यूकैरियोटिक की तरह कैरेक्टर है. सो इसके साथ ही इस ट्रिक के साथ माय जोकर्स कोट हैज फ्राइड एग्स एंड पीपल हेटेड हिज फेसेस. इससे आप माइकोप्लाज्मा के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को लर्न कर सकते हो. बाकी अच्छे से समझ तो हमने लिया ही है. प्लीज नोट दिस. आइए स्टूडेंट्स, यू बैक्टीरिया का एक और ग्रुप हम डिस्कस कर लेते हैं. हमने टिपिकल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को समझा था, उसके बाद हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, हमने माइकोप्लाज्मा पढ़ा, हमने रिकेशिया पढ़ा और क्लेमाइडिया पढ़ा. एक और ग्रुप हम पढ़ लेते हैं विच इज एक्टिनोमाइसिटीज. ये सब यू बैक्टीरिया के ग्रुप है. एक्टिनोमाइसिटीज ये है जिसे पहले फंजाई में रखा गया था. जो मैं गलती से माइकोप्लाज्मा, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग. माइको, क्योंकि इनका शेप ही ऐसा होता है जैसे कि फंजाई का माइसीलियम होता है, ब्रांच्ड फिलामेंट होता है.
माइकोप्लाज्मा तो राउंड भी हो सकता है, रॉड लाइक भी हो सकता है, लेकिन ये तो होते ही फंजाई की तरह हैं। सो इनके लिए हम लिखते हैं प्रीवियसली, दे वर प्रीवियसली प्लेस्ड अंडर फंजाई। लेकिन बाद में जब किंगडम सेपरेट किए गए तो फिर फंजाई में नहीं रखा गया है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो फिर इन्हें फंजाई से उठाकर वापस मोनेरा में रखा गया। नाउ इनमें क्या होता है, इनमें ब्रांच्ड, दे हैव ब्रांच्ड फंजाई लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर, लेकिन है नहीं फंजाई फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जैसे कि फंजाई का माइसीलियम होता है उसके जैसा, माइसीलियम, माइसीलियम। इसीलिए स्टूडेंट्स अब इसके कई और नाम दिए गए हैं। इसे फिलामेंटस बैक्टीरिया भी कहते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था, उसके शेप्स पढ़ाए थे, तो वहां पे 4 तो मेन शेप्स पढ़ाए थे, जिसमें से रॉड शेप था, मतलब जो रॉड जैसा था, कोकस था स्फेरिकल, फिर हमने पढ़ा था विब्रियो कॉमा शेप्ड, राइट, और हमने मतलब बैसिलस, रॉड शेप मतलब बैसिलस, कोकस, विब्रियो, ये शेप्स हमने मेन पढ़े थे। लेकिन मैंने आपको फिलामेंटस बैक्टीरिया भी बताया था फिलामेंट के फॉर्म में, जब मैंने बिगिया टोआ और स्ट्रेप्टोमाइसिस बताया था, ये वही वाले हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया। इनका एक और नामकरण करा गया है स्टूडेंट्स, इन्हें माइकोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। माइको मतलब फंजाई, फंजाई की तरह स्ट्रक्चर है, शेप है, इवन रिप्रोडक्शन में इनके कोनिडिया भी फॉर्म होते हैं जैसा कि फंजाई में होता है। सो इसे माइकोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, मतलब बैक्टीरिया है बट फंजाई के कुछ कैरेक्टर्स हैं। सो माइकोबैक्टीरिया भी इसका एक और नाम है। इसका एक और नाम है स्टूडेंट्स, इसे रे फंजाई भी बोलते हैं। रेस की तरह, फंजाई की तरह इसका स्ट्रक्चर है। सो ये सभी नाम एक्टिनोमाइसिटीज के लिए ही दिए जाते हैं, राइट। नाउ रिप्रोड्यूस कैसे करता है, स्ट्रक्चर भी फंजाई की तरह है, एंड रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया, ये भी एक फंजाई जैसा कैरेक्टर है। हम कोनिडियोस्पोर्स पढ़ेंगे जब हम फंजाई की बात करेंगे, कोनिडिया। सो कोनिडिया हो गया, फंजाई की तरह फिलामेंटस हो गया, इसीलिए इसको पहले उसमें रखा जाता था। अब ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फंजाई की तरह है, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये हेट्रोट्रॉफिक है। हाँ, लेकिन हम जानते हैं बैक्टीरिया भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक सब तरह के होते हैं। सो ये भी हेट्रोट्रॉफिक है, और उसमें भी ये मोस्टली फंजाई की तरह डेड और डीकेइंग से अपना फूड लेते हैं, यानी मोस्टली सैप्रोफाइटिक हैं। माइकोप्लाज्मा भी हेट्रोट्रॉफिक था लेकिन मोस्टली पैरासाइटिक था, ये मोस्टली सैप्रोफिटिक हैं। तो ये सब फंजाई की तरह इसके कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए पहले फंजाई में प्लेस किया था। अब इसको माइकोबैक्टीरिया या फिलामेंटस बैक्टीरिया या रे फंजाई नाम भी देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, क्योंकि कई ऐसे एक्टिनोमाइसिटीज ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट्स जिनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। सो दे आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उन एंटीबायोटिक्स से हम बैक्टीरिया को किल करते हैं, कई सारे। जैसे पेनिसिलिन है, वो पेनिसिलियम नोटाटम नाम के फंगस से ऑब्टेन होता है वो केमिकल, जिससे हम बैक्टीरिया को मारते हैं। ये भी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिटीज। देखो ध्यान दो, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस है, वहां हमने स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा था बैक्टीरिया में, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस है, ये एक्टिनोमाइसिटीज या फिलामेंटस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, फिलामेंटस बैक्टीरिया है ये। इवन बिगियाटोआ इसी का एग्जाम्पल है, एक बिगियाटोआ, ये सब एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप में ही आते हैं। इनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है, एक्टिनोमाइसिटीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस ग्रुप्स ऑफ ट्रू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स आर्की बैक्टीरिया। हम जानते हैं कि कार्ल वूज ने 5 किंगडम को 6 किंगडम में कन्वर्ट किया था, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में ब्रेक कर दिया था, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया था। आर्की बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, जो एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में रहते हैं, खौलते हुए पानी में, बहुत सेलाइन वाटर में, जहाँ बहुत पीएच कम है, बहुत एसिडिटी है, इन सब जगह पर मिलते हैं।
और कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या उनकी यूनिकनेस होती है, क्या उनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.